जयपुर के सिटी अस्पताल में नीरज का इलाज चलते चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान रामलाल लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी नीरज की माँ उमा भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो रामलाल उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे नीरज को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। कैसे भी हो डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे को बचा लो। मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी जब रामलाल से सिर्फ 2 लाख रुपयों का ही इंतज़ाम हो सका तो निराश होकर उसने बेटी राखी को मदद के लिए दिल्ली फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर दामाद सुरेश की आवाज़ आई, हेलो पापा, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? बेटा सुरेश, नीरज की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। हमसे 2 लाख रुपयों का ही इंतज़ाम हो सका बेटा। और रामलाल का गला भर आया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से सुरेश ने कहा, पापा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन राखी कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन राखी पैसे लेकर जयपुर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने नीरज को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच रामलाल ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर नीरज को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रेनू से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद नीरज का माँ बाप से मिलना आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। होली दिवाली तक पर भी वह फ़ोन पर भी मुबारकबाद नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। रामलाल ने फ़ोन उठाया। उधर से नीरज बोल रहा था, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग? पापा, मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैं 1-2 दिन में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त राखी से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने में ही मुश्किल हो रही है। ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा, रामलाल ने कहा। इसके आगे रामलाल कुछ बोलते नीरज गुस्से से भड़क उठा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रामलाल को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे, घर में बड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ा कर गिर पड़े तो बीवी उमा ने उन्हें पलंग पर लिटाया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उन्हें बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर घबराई उमा ने बेटे नीरज को फ़ोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी। जवाब में उधर से फ़ोन पर नीरज ने मम्मी से काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे नीरज ने यहाँ तक कह दिया, आप लोगों से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर उमा पसीने से लथपथ हो गई। वो चकरा कर ज़मीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने राखी को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो राखी बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तू सुरेश से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे पापा तुझे बार बार याद कर रहे हैं। राखी ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, मम्मी आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक सुरेश के साथ आपके पास पहुंच जाऊंगी। शाम होते होते राखी और सुरेश जब घर पर पहुंचे तो खानदान के लोग रामलाल के पलंग के आसपास बैठे थे।
राखी भागकर पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो पापा, मैं आ गई हूँ। आप अब मेरे साथ दिल्ली चलोगे। वहाँ हम आपको बढ़िया इलाज करवाएंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, राखी ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते रामलाल बड़ी देर तक राखी के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज में उन्होंने कहा, राखी बेटी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तू जो आ गई है, मुझे सुकून की मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर राखी ने पापा का सिर अपने गोद में रख लिया। मम्मी को बुलाकर उसने कह दिया, मम्मी, आपने खूब खिदमत कर ली, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। उसके बाद तो राखी ने पापा रामलाल की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना। सारी रात पलंग पर ही बैठकर जागना और उस रोजाना का काम हो गया। कई बार रामलाल ने राखी से ये सब करने से मना भी किया, पर राखी यही कहती, पापा, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। सब कुछ तो किया। अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको। पापा, बेटी की बातें सुनकर रामलाल चुप हो गए। इधर रामलाल की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त राखी पापा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद नीरज एक वकील के साथ अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागजात थे। अचानक बरसों के बाद बिना इतला दिए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपक कर रामलाल के नजदीक जाकर आवाज देने लगा, पापा उठो, आंखें खोलो, इन कागजात पर दस्तखत करना है। उठो उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। राखी ने रोककर पूछा, भाई, ये कैसे कागजात हैं? लेकिन वह किसी की बिना सुने पापा को आवाज़ें देता रहा। रामलाल ने आंखें खोली, नीरज की तरफ एक नज़र देखा और अचानक उनके हाथ में दिए कागजात और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देखकर राखी चिल्लाई, पापा पापा, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। राखी बोली, भाई, जो मकान आप अपने नाम कराना चाहते थे वह तो 10 साल पहले ही पापा ने आपके नाम कर दिया था। आप अब फिक्र न करो। ये सब देखकर नीरज ने फुर्ती से पापा के बिना दस्तखत रह गए कागजात उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। उमा, राखी और सुरेश भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़े कार की पीछे उड़ी धूल के गुबार में चकाचौंध भरी शहरी मतलब परस दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवार को भरा भरा कर गिरता हुआ देखते रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी और दर्द भरी कहानी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।